मेटालिक स्ट्रिप है, इससे ऐसे करके करंट जा रहा था। जैसे ही टेम्परेचर वो आ गया जो आपने सेट किया हुआ था, इस ये क्या हुआ, बेंड हो गई ऊपर और आपका क्या हुआ, कांटेक्ट जो आपका सर्किट था वो ब्रेक हो गया। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1। आज हम देखेंगे मेजरमेंट टेक्निक्स हम कहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट टेक्निक्स यूज करें किसके लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए। लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम कोई रूलर या स्केल यूज कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे इस मार्कर की लेंथ फाइंड करनी है, मैंने स्केल लिया और उसको फाइंड कर लिया, नॉर्मल है आपके पास। देन आपके पास आते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हमारे पास टोटल 4 चीज़ों के लिए यूज होता है, हाइट के लिए, डेप्थ के लिए, सिमिलरली लेंथ के लिए और डायमीटर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि मैंने देखा थिकनेस, डायमीटर, डेप्थ और हाइट, इन सब के लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देन हमारे पास आता है माइक्रोमीटर, जिसको हम स्क्रू गेज भी बोलते हैं। इसका आपने स्क्रू गेज को कुछ यूज़ किया होगा, इस तरह की इसकी एक शेप होती है ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे आ रहा होता है, तो आपके पास कुछ ऐसे होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, स्क्रू गेज के अंदर हम डिफरेंट बॉल्स के डायमीटर या रेडियस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर आपके पास जो लॉन्ग लेंथ्स होंगी उनके लिए यूज़ नहीं होगा। देन हमें वर्नियर कैलिपर को ही यूज़ करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है लेज़र इंटरफेरोमीटर। लेज़र इंटरफेरोमीटर में हम लेंथ को किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखें मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट कोई भी एक ऐसी, एक नहीं एक से ज़्यादा लाइटें आ रही है और उन सबका कलर सेम हो, तो उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। देन आपके पास कोहेरेंट लाइट वेव्स, ऐसी लाइट वेव्स जिसमें आपके पास 4 चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। एक मिनट इसको लिख लेते हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें सेम होना ज़रूरी है कोहेरेंट वेव्स के लिए। सबसे पहले टाइम पीरियड, देन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और लास्ट वन आपके पास एम्पलीट्यूड। अगर किसी 2 लाइट वेव्स की ये 4 चीज़ें सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट लाइट वेव्स। अब बात ये आती है कि हम कोहेरेंट लाइट वेव हमें कैसे पता लगे या किस तरह से कोहेरेंट लाइट वेव प्रोड्यूस की जा सकती हैं, तो हम कैसे इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्या है, एक लेट सपोज हमने एक कार्ड को काटा है और अगर हम क्या करें इसके इस तरफ एक बल्ब लगा देते हैं ऐसे करके, तो क्या होगा, यहाँ से लाइट आ रही है, सेकेंड स्लिट से थर्ड स्लिट, इस तरह से डिफरेंट स्लिट्स बनी हुई है। इन सब से लाइट, एक्चुअली आपके पास ये डिफरेंट सोर्सेज हो गए ना लाइट के, लेकिन बैक साइड पे एक ही बल्ब है तो डिफरेंट सोर्सेज है और वहाँ से सेम लाइट आ रही है, तो उसमें क्या होगा, ये चारों चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी और आपके पास वो कोहेरेंट लाइट वेव बन जाएंगी। अब लेज़र इंटरफेरोमीटर भी एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है जो 2 डिफरेंट जगहों से लाइट डायफ्रैक्ट करती है या रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिफ्लेक्ट करके आती है जिससे हम लेंथ फाइंड करते हैं। देन आपके पास होता है ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट, और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे आपके पास फर्स्ट आ रहा है लेज़र रेंज फाइंडर। लेज़र रेंज फाइंडर में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जैसे लेट्स सपोज मुझे यहाँ से सामने का डिस्टेंस फाइंड करना है, हम क्या लेंगे, एक लेज़र लेंगे और जिस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है उसके ऊपर हम वो लेज़र को करेंगे और क्या होगा, वो लेज़र जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापसी आएगी। तो हमारे पास जो डिवाइस होगी उसके अंदर टाइम पता लग जाएगा कि टाइम क्या है। लेट्स सपोज हमें वहाँ तक उसको जाने में 5 सेकेंड लगे, गई और वापसी आई, ये वो टाइम है। तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा, t डिवाइडेड बाई 2, जो आपके पास क्या आएगा 2.5 सेकेंड। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लेज़र मीन जो आपका वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, जो आपके पास होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। और आपने ये फॉर्मूला तो सब नहीं देखा, S = v × t। और हम टाइम कौन सा लेंगे, हाफ टाइम लेंगे। क्यों, एक टाइम था जाने का और एक टाइम था वापसी आने का, तो सिर्फ जो जाने वाला है हम वो ले रहे हैं। क्यों, हमें सिर्फ वो डिस्टेंस चाहिए जिसमें लाइट वहाँ तक पहुँची है और यहाँ से हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो एक हमारे पास लेज़र रेंज फाइंडर है। इसके बाद अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। ये हमने पहले भी देखा था। तो ये जो आपका URF है, इसमें हम साउंड वेव्स को भेजेंगे और ये वो साउंड वेव्स होंगी जो हमें सुनाई नहीं दे सकती। ये जाएंगी और रिफ्लेक्ट होकर जब वापसी आएंगी तो हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा। देन हमारे पास
लिडार आता है, लाइट डिटेक्शन। अच्छा, इसमें अगर आप यूआरएफ में देखो ना, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, आपने देखा है कि जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं और उनको पहले से कॉल आ जाती है या उनको पहले से पता लग जाता है कि कोई गाड़ी है जो अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो कैसे पता लगता है? इससे, यूआरएफ से। उनके पास एक साउंड डिटेक्टिंग डिवाइस होती है, एक गन की तरह होती है। आप अक्सर देखोगे पुलिस के पास एक अलग गन तो है, एक इतनी सी गन भी होती है जो इस चीज़ को डिटेक्ट करती है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से आ रहा है या कितना दूर है, हमें ये भी पता लग जाता है किससे? यूआरएफ से। देन हमारे पास लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसको हम लिडार बोलते हैं। इसमें भी ऐसा ही होता है कि क्या होगा, लाइट जाएगी और रिटर्न बैक करेगी, देन उससे हम फाइंड करेंगे। इंफ्रारेड रेंज फाइंडर, ये बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंफ्रारेड रेंज फाइंडर में हम क्या करते हैं, IR वेव्स मींस इंफ्रारेड रीजन में जो वेव्स लाइट लाई करती हैं। इंफ्रारेड रीजन आपके पास एक्चुअली लाइट का एक होता है विजिबल रीजन, जिसमें आपको 7 कलर्स नजर आते हैं, जिसको आपने कौन कौन से याद किए हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके अलावा भी वेव्स होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, उसमें से एक होती है इंफ्रारेड रीजन में, और इसके थ्रू भी हम लेंथ को फाइंड करते हैं। देन अब हम आते हैं मास की तरफ, मेजरमेंट फॉर मासेस। सबसे पहले आपके पास मास बैलेंस जिसमें आप अपना मास चेक करते हो वो, या जैसे आपने देखा हो कि डिफरेंट आपके पास आप कोई सामान बेचते हो तो उसका वजन करके बेचा जाता है। तो क्या कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक मेजरमेंट टेक्निक है किसको? मास मेजर करने की, जिसमें आपका ये सारे आते हैं। वही स्प्रिंग बैलेंस जो आपके पास जो 20 टिकड़े वाला घर के पास आता होगा, उसके बाद जो होता है उसे लिवर बैलेंस बोलते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसपे आप खड़े होकर अपना मास चेक करते हो, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बोलते हैं। देन आपके पास आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेथड। इसमें आप ये करोगे कि आपने किसी तरह से एक बॉडी का वेट फाइंड किया। लेट्स सपोज आपका वेट आ रहा है 980 न्यूटन। अब आप क्या करोगे, आपको एक फॉर्मूला पता है, W=mg, जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास मास के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, W/G=m। यहाँ से मास फाइंड कर सकते हैं, क्या करेंगे, W की वैल्यू 980 और G की वैल्यू ऑन अर्थ आपके पास 9.8 होगी। तो मास आपके पास क्या आ जाएगा, 100 kg। तो क्या कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेथड से मास को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देन आपके पास आता है केमिकल मेथड में एक्चुअली हमें डायरेक्टली मास नहीं पता लगता, हमें कंसंट्रेशंस पता लगती हैं। अब कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होंगे। कंसंट्रेशन एक्चुअली आपके पास क्या होती है, किसी एक खास वॉल्यूम में किसी चीज़ के कितने मोल्स आ रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि एक 1 dm³ के अंदर 1000 मोल्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस लेंगे, एक की कंसंट्रेशन हमें पता होगी, दूसरे की हम फाइंड करेंगे। जिसकी पता होगी उसे हम टाइट्रेंट बोलते हैं, और नॉन कंसंट्रेशन वाले में इसको हम ऐड करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, देन हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है M1V1 = M2V2। तो आपने क्या किया है, पहला सॉल्यूशन जो था उसकी कंसंट्रेशन पता है, ये आपके पास कंसंट्रेशन है, जिसे हम मोलैरिटी भी बोलते हैं, ये आपने क्लास 9 में देखा है। वॉल्यूम हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं, जब हमने सॉल्यूशन को ऐड किया तब भी हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, जो हमें जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, यहाँ से उसकी कंसंट्रेशन पता लग जाएगी। 3 चीज़ें पता है, एक अननोन है, आ जाएगा, क्या करेंगे, वॉल्यूम इधर आके डिवाइड होगा, तो M2 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा M1V1/V2। देन आपके पास एक्सरे डायफ्रैक्शन। अच्छा, एक्सरे डायफ्रैक्शन में क्या होता है, कभी अगर आपने देखा हो, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक लाइट आके लगती है, अगर आपको इसी की रोशनी नजर आ रही हो मार्कर के नीचे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आप देखेंगे जो रोशनी है डायरेक्टली स्ट्रेट डाउनवर्ड नीचे नहीं आ रही, हल्की सी ऑब्जेक्ट की तरफ बेंड कर रही है। इसको अगर हम इससे देख लें, इससे देखें आप, क्या हो रहा है, थोड़ी सी ऐसे बेंड, क्या हो रहा है कि हल्की सी बाहर जा रही है ये। तो ऐसा ही आपके पास क्या हो रहा है, एक्सरे डायफ्रैक्शन इसको बोलते हैं। लेकिन ये आपका एक्सरेज नहीं है, एक्सरेज की डायफ्रैक्शन के थ्रू भी हम इस चीज़ को मेजर करते हैं कि उसका मास क्या होगा। ये बिल्कुल, ये और जो आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बिल्कुल एक जैसे हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन में आपके पास ये होता है कि जैसे हमारे पास पार्टिकल्स हैं, और या कोई भी नमक का कोई एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लग जाए तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मास आ जाएगा। तो लेट सपोज आपके पास क्या होता है कि कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स अरेंज थे, सपोज करें बॉक्सेस की शेप में। तो आपके पास क्या होगा, आपने यहाँ पे एक लाइट लगाई, वो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ आई, यहाँ आई, और यहाँ पे सामने हमने एक स्क्रीन भी लगा दी, यहाँ आके लगेगी। इसका मतलब कि हमें पता लग रहा है कि
तो अगर 4 पैटर्न्स बन रहे हैं तो यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास इस पॉइंट पे पैटर्न्स बनेंगे, जिससे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगेंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमें पता लगा यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स हैं, हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास से और हमारे पास इसका टोटल मास आ जाएगा। देन आपके पास आता है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें आपके पास ये होता है कि आपके पास एक बहुत हाई पावर का मैग्नेट होगा। जैसे लेट्स सपोज हम इस मैग्नेट की बात करते हैं और हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक अनाइन नाम की एक चीज़ होती है, वो लगी होती है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इमिट करती है और उसके दरमियान में हमने अपना जो भी किसी चीज़, इससे हम सिर्फ छोटी चीज़ों के मासेस फाइंड कर सकते हैं, बड़ी चीज़ों के लिए बड़े मैग्नेट चाहिए होंगे। इसका जो ये बीच का पोर्शन है, इधर लाके हमने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा और उसके ऊपर एक रॉड जा रही होती है जो हाई फ्रीक्वेंसीज इमिट करती है। तो उससे भी हम क्या करेंगे कि उससे अगेन हमें पता लगेगा कि उसकी अरेंजमेंट क्या हुई है मॉलिक्यूल्स की, और देन हम उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हमारे पास मास आ जाएगा। देन हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये तो आसान सी चीज़ है, आपने देखा है माइक्रोस्कोप के नीचे हमने किसी चीज़ को रखा तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमें उसका जो भी कोई अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं या चीज़ें हैं वो समझ दिखना शुरू होंगी। कोई भी हमने NaCl का एक कंपाउंड ला के रख दिया, एक ब्लॉक ला के रख दिया सॉरी, तो हमें पता लग रहा होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज है। मॉलिक्यूल्स पता लगे, उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास उसका भी मास आ जाएगा। तो ये आपके पास किस चीज़ की, एक लेंथ की मेजरमेंट और एक मास की। नाउ हमारे पास है मेजरमेंट टेक्निक्स फॉर टाइम, जिसमें सबसे पहले आपके पास आती हैं मैकेनिकल क्लॉक्स। मैकेनिकल क्लॉक जो हम लोकल लाइफ में नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट क्लॉक्स आती हैं। सबसे पहले ग्रैंडफादर क्लॉक। ग्रैंडफादर क्लॉक वही आपके पास वॉल क्लॉक है, बस उसमें क्या होता है, डाउनवर्ड आपने देखा होगा एक पेंडुलम होता है जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, उसे हम ग्रैंडफादर क्लॉक बोलते हैं। देन वॉल क्लॉक जो आप दीवारों पे यूज़ करते हैं वो वॉल क्लॉक है। कुक्कू क्लॉक आपके पास, जैसे आपने टॉम एंड जेरी देखे होंगे, वही वॉल क्लॉक होती है, लेकिन जैसे ही उसमें 1 घंटा गुजरता है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो उसके नीचे से एक डोर खुलता है और वहाँ से चिड़िया बाहर आती है, वो अपनी आवाज़ निकाल के वापसी अंदर चली जाती है, उसे हम कुक्कू क्लॉक बोलते हैं। देन आपके पास रिस्ट वॉचेज आती हैं, रिस्ट वॉचेज जो आप अपनी कलाई में पहनते हैं। इन सब में आपके पास जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करती हैं। और क्यों यूज़ करती हैं, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा है कि जैसे अगर आप ये वॉल क्लॉक लाए हुए हैं, इसमें इन सुइयों को, इन पिन्स को रोटेट करवाना है, तो रोटेट करवाने के लिए गेयर्स, स्प्रिंग या और पेंडुलम्स की ज़रूरत होती है। पेंडुलम जैसे मैंने ग्रैंडफादर क्लॉक में कहा, और गेयर्स आपके पास कहाँ यूज़ होते हैं इसके अंदर। गेयर्स जैसे आपने इस तरह की एक शेप देखी होगी, कुछ ऐसे होती है, आप जब भी अपने खिलौने भी खोलते होंगे तो उसके अंदर से इस तरह से शेप्स निकलती हैं, और इसी तरह एक और होती है जो इसके अंदर ऐसे आ रही होती है, तो ये आपका गेयर्स होते हैं। तो इन गेयर्स को रोटेट करवाना होता है, तो इस वजह से मैकेनिकल क्लॉक्स का ये ड्रॉबैक है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है। देन आपके पास आता है एटॉमिक क्लॉक्स। एटॉमिक क्लॉक्स आपके पास क्या होती है कि आपके पास, जैसे आपको पता है, जो कोई भी सॉलिड है वो अपनी पोजीशन पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है हमेशा, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम एटम लेते हैं और उसकी वाइब्रेशन के थ्रू टाइम मेजर करते हैं। किस तरह, आपके पास सीजियम 133 एटम होता है, एक्चुअली ये सीजियम का एक आइसोटोप है। जैसे आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप देखे थे, जिसमें कुछ इस तरह से लिखा होता था H11 प्रोटियम, देन H12 ड्यूटीरियम, H13 ट्राइटियम। इसी तरह सीजियम के आपके पास टोटल 40 आइसोटॉप्स होते हैं, जिसमें से एक आपके पास ये होता है, और ये जब इतनी बार वाइब्रेट करता है 9192631770 टाइम्स वाइब्रेशंस जब होंगी, इतनी वाइब्रेशन जैसे ही इसके अंदर कंप्लीट होंगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास 1 सेकेंड हो गया है। तो ये आपके पास क्या है, एटॉमिक क्लॉक। हम एटम्स के, जो सीजियम का एटम है, इसके थ्रू हम पता कर रहे हैं टाइम को। इतनी बार वाइब्रेट हुआ 1 सेकेंड हो गया, इतनी बार फिर वाइब्रेट हुआ 2 सेकेंड हो गए, तो इस तरह से। देन आपके पास आता है जीपीएस टाइम। ये आपके पास कहाँ यूज होता है जीपीएस टाइम, आपने देखा है आपके जो स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर टाइम खुद ब खुद सेट हो जाता है। और लेकिन जो पुराने मोबाइल कीपैड्स होते थे, जो आप मोस्टली आपके ग्रैंडफादर्स के पास या फादर मदर के पास होंगे, तो आपके पास वहाँ पे टाइम खुद सेट करना पड़ता है। तो जीपीएस आपके पास क्या करता है, आपके जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें से वाइब्रेशंस निकलती हैं और जो आपके पास स्पेस में सैटेलाइट्स हैं उन तक जाती हैं, वहाँ से वो ऑब्जर्व करेगी सैटेलाइट की ये वाइब्रेशंस कहाँ से आई हैं,
और फिर वो वापसी एक वाइब्रेशन भेजेगी जिससे आपका जो टाइम है वो सेट हो जाएगा, जिसे हम जीपीएस टाइम बोलते हैं। उसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मीन्स ग्लोबली आपकी पोजीशन को पहले देखा जाएगा और फिर टाइम को सेट किया जाएगा। देन आपके पास आती है स्टॉप वॉचेज। स्टॉप वॉचेज आपने देखी, आपके पास स्टॉप वॉच क्या होती है? मोबाइल में तो होती हैं, अलग से भी होती हैं। इसमें आपने लेट्स सपोज कोई टाइम मेजर कर रहे हैं कि लेट्स सपोज आपने रनिंग स्टार्ट की, जैसे लेट्स सपोज आपके पास कोई एक ग्राउंड है और आप इसके अराउंड रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपने भागने से पहले स्टॉप वॉच स्टार्ट की, पूरा रोटेट हुए और यहाँ आके आपने स्टॉप वॉच रोक दी। टाइम मेजरमेंट तो हो गई ना, तो ये भी स्टॉप वॉच भी एक टाइम मेजरमेंट के डिवाइस है आपके पास। देन आपके पास आता है आवर ग्लास। आवर ग्लास आपके पास क्या होता है? आपने कोई मूवीज में या कार्टून में कुछ इस तरह का एक ग्लास देखा होगा। ऐसा एक ग्लास होता है जिसके अंदर रेत भरी हुई होती है। इस पोजीशन पर आपके पास रेत होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे गिर रही होती है। तो आवर ग्लास में आपके पास क्या होता है? जैसे ही 1 घंटा गुजरता है तो ये जितनी भी रेत होती है ये सारी नीचे आ जाती है। जब ये नीचे आ गई तो हमने इसको क्या किया? रोटेट करके रख दिया। तो क्या होगा? दोबारा से वही आपके पास क्या होगा? टाइम शुरू हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही आपका जैसा आवर ग्लास में हो रहा है वैसा ही वाटर क्लॉक्स में होता है। वाटर क्लॉक में फ़र्क क्या होता है? बस ये जो रेत है इसकी जगह पे पानी भरा होता है और पानी आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रॉप करके नीचे आता है। जैसे वो सारा नीचे आ गया, एक टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है। देन आपके पास आती हैं कैंडल क्लॉक्स। कैंडल क्लॉक्स आपके पास कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास कैंडल्स होती हैं और यहाँ पे उसका फ्लेम बर्न हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ पिन्स लगाई जाती हैं, जैसे लेट्स सपोज इस तरह से 6 पिन्स लगाती गई। जैसे ही आपकी जो कैंडल है वो यहाँ तक मेल्ट हो गई, तो इसका मतलब है कि सपोज करें ये 10 मिनट्स का ड्यूरेशन था, 10 मिनट गुजर गए। देन मज़ीद यहाँ से यहाँ तक मेल्ट हुई, 10 मिनट और गुजर गए। यहाँ से यहाँ तक मेल्ट हुई, 10 मिनट और गुजर गए। तो ये भी आपके पास कैंडल क्लॉक भी एक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। देन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है जो आपके पास क्या है? सनडायल्स। सनडायल्स आपके पास क्या होती हैं? एक्चुअली ये टाइम एक्यूरेटली मेजर नहीं होता। इसमें आपके पास जैसे ही सनराइज हुआ, जैसे ही निकला और जैसे ही सनसेट हुआ मीन्स गुरूब हो गया, तो इसके बीच का जो टाइम है उसे हम सनडायल्स बोलते हैं और इसी को हम सोलर डे टाइम भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें आपके पास ये वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए, क्या है? वो टाइम पीरियड जो सन के निकलने से और गुरूब होने तक का टाइम है उसे हम सोलर डे टाइम बोलते हैं। देन लास्ट आपके पास आते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। क्वार्ट्ज क्लॉक आपके पास क्या होती है? अगर आपने रिस्ट वॉच को कभी अपने अंदर से खोल के देखा हो तो उसके अंदर क्या होता है? एक आपके पास ये सेल तो लगा हुआ है, रिक्वायर्ड सेल्स तो लगा हुआ है, उसके अंदर एक और चीज़ भी यूज हुई होती है आपके पास, मोस्टली ब्राउन कलर की एक थैली के अंदर बंद होती है और वो आपके पास क्या होता है? कॉर्ड्स होते हैं। वो कॉर्ड्स आपके एक्चुअली छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और वो आपके पास पूरी दुनिया के अंदर सेकंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल है कॉर्ड्स का जो पाया जाता है। इसका मतलब ये दूसरी वो चीज़ है जो बहुत मुश्किल से मिलती है मिनरल्स के अंदर से। अच्छा, इसमें आपके पास ख़ास बात ये होती है कि जैसे लेट्स सपोज हमने क्या किया, इसको बेंड करने की कोशिश की। जैसे ही हम इसको बेंड करेंगे तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। हमने इसको एनर्जी दी तो ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एनर्जी दी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन के अराउंड ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा और इसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है? इसकी जो हम शेप यूज करते हैं कुछ इस तरह की होती है और इसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क में आपके पास खास बात ये होती है कि जैसे ही आपने इसको एनर्जी दी ये वाइब्रेट करेगा और किसमें क्या हो रहा है? एनर्जी हमने जैसे ही दी इसका ये एंड भी वाइब्रेट करेगा और ये एंड अलग वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से कुछ फ्रीक्वेंसीज इमिट होती हैं और ये फ्रीक्वेंसी इसकी होती है 32,768। इस फ्रीक्वेंसी से जैसे ही ये वाइब्रेट करता है, लेट्स सपोज इतनी बार वाइब्रेट हो गया ये, तो जैसे यहाँ पे था इतनी बार ये वाइब्रेट होगा सीजियम का एटम, तो 1 सेकेंड गुजरेगा। कॉर्ड्स में आपके पास ये होगा जैसे ही ये इतनी बार 32,768 टाइम्स वाइब्रेट करेगा तो हम बोलेंगे कि 1 सेकेंड गुजर चुका है आपके पास। और इस क्लॉक्स को सबसे पहले जो बनाया था वो बनाया था सिको एस्ट्रॉन ने 1969 में। तो ये आपके पास क्या थी? मेजरमेंट टेक्निक्स हैं टाइम के हवाले से। और मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा, एक ये और एक ये दोनों तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए, आपने इसको थोड़ा बहुत याद रखना है। देन हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हमारे पास है मेजरमेंट टेक्निक फॉर स्पीड,
और इसमें सब एक ही हम देखेंगे जो आपके पास है टिकर टाइमर। टिकर मींस एक्चुअली आपने देखा टिकर टिक किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि हम टिक्स के थ्रू क्या करेंगे, टाइम मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे कि लेट सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे एक कोई अपना वो एरिया बना लेते हैं जहाँ से हम मूव करना शुरू करेंगे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर टिक्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। अगर वो स्पेसिंग लगातार बढ़ रही है इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, और अगर वो स्पेसिंग लगातार कम हो रही है इसका मतलब स्पीड कम हो रही है। किस तरह से, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास एक ये स्केल है और हम इसके थ्रू इस चीज़ को मेजर करते हैं। जैसे सपोज करें ये रहा हमारा स्केल, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मूव करेंगे और एक साइड पर हम इसके टिक्स लगाते हैं। जैसे लेट सपोज अभी ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है कुछ ऐसे, और मैं इसके ऊपर टिक्स लगा रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है हमारा स्केल। तो आप देखें इसके ऊपर अगर आपको ये टिक्स नज़र आ रहे हो ब्लैक, इससे क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्यों, हम इसको कॉन्स्टेंटली मूव करवा रहे थे। अच्छा, देन इसको रेस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे तेज़ी से मूव करवाते हैं। तो अब आप देखें स्पेसिंग बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमने क्या किया, स्पीड बढ़ाई तो स्पेसिंग बढ़ी तो हमारे पास स्पीड बढ़ रही है। अब हम इससे स्लोली करते हैं। लेट सपोज अब बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं। टिक्स लगाने की जो स्पीड है वो स्टिल वही है, हमने स्पीड कम कर दी है। तो अब आप देखें इसको क्या हुआ, स्पेसिंग डॉट्स में कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड कम हो गई है। इसे हम क्या कहते हैं, टिकर टाइमर के थ्रू हम स्पीड मेजर करें। एक्चुअली हम सिर्फ कंपेयर कर पा रहे हैं, हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं लग रही है। देन इसके बाद हमारे पास आता है मेजरमेंट टेक्निक्स फॉर टेम्परेचर। और टेम्परेचर की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास, जिसमें पहली टेक्निक आपके पास, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर होता क्या है। हम अक्सर इस चीज़ में इशू रहता है कि टेम्परेचर इटसेल्फ है क्या। टेम्परेचर को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक आपके पास ये कि हीट कितनी ज़्यादा आ रही है। जैसे लेट सपोज अभी हमारे पास रूम में 4 बल्ब जल रहे हैं, हम क्या करते हैं 3 बंद कर देते हैं, अंधेरा हो जाएगा, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो गई है, अभी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसी तरह जो हीट की इंटेंसिटी है वो जैसे जैसे बढ़ रही है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसी तरह हम डिग्री ऑफ हॉटनेस या कूलनेस भी बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा हमें गर्मी या सर्दी महसूस हो रही है वो टेम्परेचर है। और ये 100% एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं होती। इंटेंसिटी ऑफ हीट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन फॉर टेम्परेचर। नाउ देन आपके पास आते हैं थर्मामीटर। अब थर्मामीटर आपने वैसे तो देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम थर्मामीटर्स को देख लेते हैं। ऐसा कुछ आपने देखा होगा, थर्मामीटर्स हैं आपके पास। अच्छा, थर्मामीटर में होता क्या है कि यहाँ नीचे मेटल लगा हुआ है आपके पास, और इसके अंदर एक लिक्विड होता है। दो आपके पास लिक्विड्स देखे होंगे, एक आपके पास होता है सिल्वर कलर का, और दूसरा आपने अगर देखा हो, कभी आपने प्रैक्टिकल्स किए हो केमिस्ट्री के, तो रेड कलर का भी होता है। जो सिल्वर वाला होता है वो आपके पास मरकरी होता है, और रेड वाले आपके पास अल्कोहल होता है। इन दोनों में ख़ास बात ये होती है कि जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ता है ना, ये एक्सपेंड करते हैं, फ़ौरन से एक्सपेंड करेंगे। मीन्स आपके पास क्या होगा, इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है ये ऊपर आना शुरू होगा अचानक से। क्यों, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो लिक्विड ऊपर आएगा। तो आपके पास ऐसा ही होता है कि क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा टेम्परेचर की एक्सपेंशन या कंप्रेशन से। अब जैसे हमने इसको किसी हॉट लिक्विड में डाला है तो वो राइज कर जाएगा, हम इसको किसी कोल्ड लिक्विड में डाल दें तो वो कंप्रेस भी होगा। तो टेम्परेचर मेजर हो रहा है किससे, एक्सपेंशन या कंप्रेशन से। देन आपके पास दो लिमिट्स होती हैं थर्मामीटर में जो हम मोस्टली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। उसमें एक 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये जो 0 डिग्री है ये हम किस तरह से रखते हैं, ये आपके पास जो 0 डिग्री है एक्चुअली आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है आपके पास 0 डिग्री। और 100 डिग्री आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, अगेन किसका, वाटर का। तो हम ये किस तरह से अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं अपने थर्मामीटर की। एक आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है जो लोअर पॉइंट होगा, लोअर लिमिट होगी, और एक बॉइलिंग पॉइंट होगा जो अपर लिमिट होगी। और ये दोनों टेम्परेचर हमेशा मेजर किए जाएंगे 1 ATM टेम्परेचर पे। ATM एक्चुअली आपके पास टेम्परेचर यूनिट है, इसके कोई पैसों की मशीन नहीं है ATM। ये आपके पास एटमॉस्फेयर इसकी कंप्लीट फॉर्म है, ATM पढ़ते हैं। अच्छा, देन आपके पास थर्मामीटर की टेम्परेचर की 4 यूनिट्स होती हैं जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखेंगे। वैसे आप 2 ही देखते हैं। एक आपके पास होती है कौन सी, डिग्री सेल्सियस, दूसरी आपके पास होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड वन आपके पास होती है केल्विन,
और लास्ट आपके पास होती है रैनकाइन, जिसमें से आप ये नहीं देखेंगे, ये आप फिजिक्स में लाजमी देखेंगे और ये केल्विन वाली केमिस्ट्री में देखेंगे। आपको जब भी जैसे आप जाते हैं और क्या होता है, आपने अपना टेम्परेचर मेजर करवाया, जब आपके अल्लाह ना करे तबीयत ख़राब हो, लेकिन अगर हो जाए 104 103 डिग्री जो होता है वो आपके पास फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस नहीं होता, इतना ज़्यादा हमारा बॉडी का टेम्परेचर नहीं हो सकता। जैसे आपके पास आपका जो टेम्परेचर लेट्स सपोज 103 या 4 डिग्री है, तो ये ऑलमोस्ट 39 फ़ारेनहाइट है, तो ये ऑलमोस्ट 39 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो ये आपके पास क्या है, हम थर्मामीटर के थ्रू भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। देन आपके पास आते हैं आरटीडीज। आरटीडीज आपके पास क्या है, आपके पास रेजिस्टर्स होते हैं और रेजिस्टर्स के थ्रू हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। किस तरह से करते हैं इसको भी देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास क्या होता है कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, आपके पास एक वायर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे ही हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, मीन्स हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे अपनी पोजीशन के ऊपर, और ये ज़्यादा अब क्या करेंगे, वॉल्स के साथ टकराएंगे इधर उधर, और इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने में मुश्किल होएगी। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ गई है, जो आपको इलेक्ट्रॉन पहले इजीली मूव कर रहे थे अब मुश्किल से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है आपके पास कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो हमने यही चीज़ देखी है कि हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, किस तरह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारे पास। मीन्स हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट से टेम्परेचर देखेंगे। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। आरटीडीज में ही आपके पास एक्चुअली एक फुल फॉर्म ये है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्शन, और इसमें आपको एक चीज़ आती है थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स आपके पास वो चीज़ें होती हैं जिसमें जो टेम्परेचर से डायरेक्टली रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर रही होती। जैसे ऐसा भी आपके पास पॉसिबल है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और वो आपके पास कहलाते हैं थर्मिस्टर्स। एक्चुअली आपने देखा है कि आपका जो फैन होता है वो आप उस एक चीज़ होती है रोटेट करने वाली, जिसको आप रेहियोस्टेट बोलते हो, रेहियोस्टेट। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर तो चेंज नहीं करे लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हो, फैन हल्का हो जाता है, रेजिस्टेंस कम करते हो, फैन वापसी तेज हो जाता है, तो इनको हम थर्मिस्टर्स बोलते हैं। और ये आपके पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स मींस आपने दो तरह की चीज़ें पढ़ी है, एक आपके पास होते हैं कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, एक आपके पास होते हैं इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। इनके बीच में एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जो करंट फ्लो करेंगे लेकिन कुछ कंडीशंस पे, और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, नॉर्मल उस पे रेंज पे करंट को कंडक्ट करते हैं, जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इनकी जो रेजिस्टेंस है वो लीनियर नहीं होती, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से लाजमी नहीं है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वेरिएबल ही बढ़ती है आपके पास, जिसे हम थर्मिस्टर्स बोलते हैं। देन आपके पास थर्मोकपल्स आते हैं। थर्मोकपल्स से पहले हम इसे देख लेते हैं, बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक, बाई माने दो, मेटालिक मींस मेटल, और स्ट्रिप मींस स्ट्रिप, यानी कि इसमें आपके पास क्या होगा, दो मेटल्स की स्ट्रिप्स होंगी और दोनों अलग अलग होंगी। जैसे लेट्स सपोज ये दो मेटल की स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप मींस आपके पास पतली पतली फाइल्स होती हैं, और इनको हमने ऐसे करके जोड़ दिया। अब आपके पास क्या होगा, दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। जैसे लेट्स सपोज एक पहले हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, कोई एक पहले मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो आपके पास क्या होगा कि ये जैसे ही एक्सपेंड होती हैं तो या कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये डिफरेंट रेट्स पर एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होती है। मीन्स दो हैं, ऊपर वाली पहले क्या हुआ, मेल्ट होना शुरू हो गई या कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई, तो आपके पास क्या होगा, या तो ये अपवर्ड बेंड हो जाएगी या तो ये डाउनवर्ड बेंड हो जाएगी, दोनों कंडीशंस होती हैं। तो आपके पास क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। और ये यूज़ कहाँ हो रही होती है, आपने अपनी आयरन देखी है इस्त्री, उसमें क्या होता है, इस्त्री गर्म होगी होगी होगी, एक टाइम आता है खुद ही बंद हो जाती है, तो वहाँ यही हो रहा है। लेट्स सपोज ऐसे करके ना ये आपके पास करंट जा रहा था इसके अंदर, ये ये बाईमेटालिक स्ट्रिप है, इससे ऐसे करके करंट जा रहा था। जैसे ही टेम्परेचर वो आ गया जो आपने सेट किया हुआ था, ये क्या हुआ, बेंड हो गई ऊपर, और आपका क्या हुआ, कांटेक्ट जो आपका सर्किट था वो ब्रेक हो गया। टेम्परेचर वापसी कम हुआ, ये वापसी नीचे आई, दोबारा से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, टेम्परेचर अपनी रेंज पे आ गया, ये दोबारा ऊपर चली गई। तो ये कहाँ हो रहा है, बाईमेटालिक स्ट्रिप में। इसी तरह ये फायर अलार्म्स में भी यूज होता है। जैसे आपके पास क्या हुआ, कहीं पे आग लग गई, खुद ब खुद अलार्म बज जाता है, तो वो आपके पास यही बाईमेटालिक स्ट्रिप्स भी होती हैं। और ये इंफ्रारेड सेंसर्स भी होते हैं।
इंफ्रारेड सेंसर्स आपके पास क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे आपने कभी घर में छुरी गर्म की हो, सबने की होगी ऑब्वियसली, तो आपके पास क्या होता है, छुरी से आप क्या करते हो, चीज़ें काटते हो और चीज़ें ही काटनी चाहिए और कुछ नहीं काटना चाहिए। तो आपके पास क्या होगा कि जैसे ही आपने छुरी को गर्म किया तो क्या होगा, आपकी जो छुरी की जो एंड है वो रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा होता है, उसमें डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। तो आपके पास क्या होता है, जैसे ही कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो उसके अंदर से डिफरेंट वेवलेंथ्स निकलना शुरू होती है। तो इंफ्रारेड सेंसर्स में क्या होता है कि कोई चीज़ हीटअप हो रही है तो ये उसमें से जो वेव्स निकल रही हैं, वेवलेंथ निकल रही हैं, रेज निकल रही है, उन्हें डिटेक्ट करती है। जैसे लेट्स सपोज पहले आपका टेम्परेचर 10 डिग्री था, उसमें से 1 मिनट में 10 वेव्स निकल रही थी। अब टेम्परेचर बढ़ गया है, अब ज़्यादा वेव्स निकल रही है, तो जैसे ही इंफ्रारेड सेंसर ने देखा वेव्स की अमाउंट तो बढ़ती जा रही है, तो ये खुद ही सेंस करेगा कि इसका मतलब है कहीं पे आग लग गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, और ये अलार्म बजा देगा। तो ये तो आपके पास ये कहाँ यूज़ होता है, फर्नेसेस में। फर्नेस आपके पास क्या होता है, जहाँ पे हम मेटल को मेल्ट करते हैं, वहाँ पे ये होता है एक्चुअली कि ऐसा भी तो हो सकता है फर्नेस अंदर से इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि बाहर का मटेरियल ही पिघलना शुरू हो जाए, तो हमें उसे भी एक रेंज में रखना होता है जहाँ इंफ्रारेड सेंसर्स यूज़ होते हैं। देन लास्ट आपके पास है थर्मोकपल्स, और ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं और बहुत आसान सी एक चीज़ है। थर्मोकपल्स एक तो आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कम प्राइस में आ जाएंगे, लो कॉस्ट होती है, और दूसरा ये बहुत हाई टेम्परेचर पे जा सकते हैं। किस तरह से, जैसे आपके माइंड में ये बात आई तो होगी, इतने सारे टेम्परेचर सेंसर यूज़ करने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास थर्मामीटर है। लेकिन थर्मामीटर में क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, 2 लिमिट से 0 से 100 डिग्री हम थर्मामीटर को लेते हैं और एक 3000 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड में डिप करा देते हैं, थर्मामीटर इटसेल्फ मेल्ट हो जाएगा। तो इशू ये है कि ये मेल्ट हो जाते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स, कपल्स आपने कहा, एक्चुअली ये वो वाला कपल नहीं है, जो कपल माने एक्चुअली आपके पास 2 होता है, 2 थर्मोकपल्स, 2 ऐसी चीज़ें जो एट अ टाइम टेम्परेचर मेजर कर रही हैं। इसमें आपके पास कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ देख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से 2 लेड की वायर्स आ रही हैं और बीच में आपके पास एक जंक्शन लगा होता है मेटल का ही, ये एक दूसरा मटेरियल है, और ये वायर्स, देन आपके पास आगे क्या होगा, एक नई वायर, रेड वायर नहीं होगी, इस बार ब्लू से बना देते हैं, ये आगे आएगी और यहाँ पे एक मटेरियल ऐड होगा जिसे हम थर्मोकपल बोलते हैं। आपके पास एक्चुअली 2 जंक्शन हैं यहाँ पर। पहला जंक्शन ये वाला है जिसे हम कूल्ड जंक्शन बोलते हैं, और दूसरा जंक्शन ये वाला जिसे हम हॉट जंक्शन बोलते हैं। ये आपके पास, जैसे लेट्स सपोज हम किसी फर्नेस के अंदर मेजर करें टेम्परेचर, तो इसे फर्नेस के साथ लगाएंगे लाके, ये जैसे फर्नेस है आपका, इधर लाके लगा दिया, ये मेल्ट नहीं करता क्योंकि ये मेटल का है। अब क्या होगा कि जैसे ही आपके पास क्या होता है कि कोई मेटल बहुत ज़्यादा हीटअप होना शुरू होता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी ऐड करना शुरू करते हैं अपने अंदर। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हीट एनर्जी जैसे ही इसको मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका वोल्टेज जनरेट होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट के अंदर फ्लो करेंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, आपको पता लगता रहेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर आना शुरू हो गया है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, थर्मोकपल। थर्मोकपल्स क्यों कहा गया है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जो वायर का मटेरियल होगा वो अलग होगा, यहाँ वाला वायर का मटेरियल अलग होगा, और यहाँ पे एक सिंपल लेड की वायर होगी। तो 2 तरह की वायर्स यूज हो रही हैं यहाँ पे, और 2 जंक्शंस हैं, तो इसलिए हम इसको थर्मोकपल्स बोलते हैं। देन आपका एक और है वोल्टेज मेजरिंग के जो टेक्निक्स हैं उसे भी हम देखते हैं, देन लेक्चर वाइंड अप करेंगे। नाउ हमारे पास अब लास्ट टेक्निक है किसके लिए, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी या उससे रिलेटेड चीज़ों को मेजर करने के लिए, जिसमें आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो 4 हैं, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओहम मीटर और कैपेसिटेंस मीटर। ये चारों चीज़ें, एक वोल्टेज मेजर करने के लिए, एम मीटर करंट के लिए, ओहम मीटर रेजिस्टेंस के लिए, और कैपेसिटेंस मीटर कैपेसिटेंस के लिए। हम इसको जो मल्टीमीटर है उसको लास्ट में देखते हैं। पहले हमारे पास इन चारों की 2 तरह की टाइप्स आती हैं, एक को हम बोलते हैं एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग में आपके पास क्या होता है, एक पिन लगी होती है और वो रोटेट करती है, जितना ज़्यादा करंट होगा, जैसे आपने मास मेजर करवाया हो कभी अपना, तो उसमें एक पिन लगी होती है बिल्कुल इस तरह से। अगर आप इसे देखें, आप देखें इसके अंदर एक पिन लगी हुई है, जो अगर हम इसको थोड़ा सा हिलाएं, जैसे आपके पास क्या होता है, यहाँ 2 वायर्स लगेंगी और इसे हमने ले जा के रखा तो इसकी जो पिन है वो रोटेट करेगी और उससे हमें पता लग जाएगा। ये आपके पास एनालॉग टाइप होती है, और ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर है।
और बाकी हमारे पास है नहीं। लेकिन इसी तरह आपके पास डिजिटल टाइप भी होती है। डिजिटल टाइप में क्या होगा, स्क्रीन लगी होगी। अब हम आते हैं मल्टीमीटर की तरफ। मल्टीमीटर एक्चुअली क्या होता है, मल्टीमीटर आपके पास इन चारों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक लाए हैं, ऐसा आपके पास एक मल्टीमीटर है। इसमें आपके पास लिखा हुआ है, हम इसको रोटेट करवाएंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे, और आपके पास क्या होगा, अगर आप देखें इसके अंदर एक स्क्रीन लगी हुई है जिसके अंदर नंबर्स आ रहे होते हैं। इसके ये 2 वायर्स हैं जिसे हम कनेक्ट करेंगे तो आपको वोल्टेज भी पता लग सकता है, करंट भी, रेजिस्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी पता लग सकती है। तो आपका 2 तरह की टाइप्स होती है, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल टाइप। अब आपके पास फ़ायदा क्या होता है, डिजिटल टाइप के ज़्यादा फ़ायदे। ऑब्वियसली डिजिटल टाइप में आपके पास एक्यूरेट वैल्यूज़ आ रही होती हैं। दूसरा, रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे ही आपने लगाया फ़ौरन से वैल्यू आई, आपने लिख ली, बजाय इसके कि आपके पास इसमें क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर आपकी सुई रोटेट करेगी तो वो उसके रुकने का हमें टाइम लेना पड़ेगा कि पहले अपने पॉइंट पे आके रुके, फिर हम रिस्पॉन्स उसका मेजर कर सकते हैं। और लास्ट थिंग आपके पास क्या रीडेबल होता है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो डिजिटल टाइप है वो ही फायदेमंद है। देन आपके पास एक चीज़ आती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसकी मैंने यहाँ कुछ हद तक फिगर बनाने की कोशिश की है। इसमें आपके पास क्या फ़ायदा है कि एक तो आपके पास जो फंक्शंस हैं उनको आप प्लॉट कर सकते हो। प्लॉट मीन्स उनका ग्राफ बना सकते हो। आपने ग्राफ्स तो बनाए, अब आपके पास जैसे आपने अगर क्लास मैट्रिक में मैथ में ग्राफ बनाया हो, साइन वेव आपने इस तरह की देखी है, और सिमिलरली कॉज वेव भी कुछ ऐसी होती है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे फंक्शंस को, जैसे आपको करंट आ रहा है, करंट किस तरह से चेंज हो रहा है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आपको उसका ग्राफ बना के देगा। वोल्टेज का सिमिलरली हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, इनपुट वोल्टेज, उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, आपके पास 2 वोल्टेजेस आ रहे हैं, लेट सपोज एक ऐसे था और दूसरा वोल्टेज कुछ ऐसे आ गया। ये आप आगे जाके देखेंगे, हम बोलेंगे कि इन दोनों वेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इसे आप आगे जाके समझिएगा, इसको अभी रहने दें। और आपके पास क्या कर सकता है, ये डिफरेंट प्लॉट्स बना सकता है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है, फिर हम 2-3 प्लॉट्स भी देखते हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है फिलामेंट। फिलामेंट आपके पास क्या करते हैं, इसकी ये 2 वायर्स है, इसको हम कनेक्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिलामेंट गर्म होना शुरू होगा। अब आप केमिस्ट्री में ये बात पढ़ के आए हैं कि हमें किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, फिलामेंट गर्म हो रहा है, इसका मतलब कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, यहाँ पे हीट एनर्जी आ रही है। तो आपके पास क्या होगा, ये जो कैथोड है, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होंगे इस पॉइंट से। देन आपके पास इसके बाद आता है ग्रिड। ग्रिड आपको क्या करती है, ग्रिड एक्चुअली इसको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एट अ टाइम बहुत ज़्यादा भी ना जाए, बहुत कम भी ना जाए। ग्रिड इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेगी। अगेन यहाँ पे जो ये होल है ये थोड़ा बड़ा है, ये होल छोटा हो गया है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और स्ट्रेट लाइन में यहाँ आ गए। इसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की हमें वेलोसिटी भी बढ़ानी है ताकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते ये स्क्रीन तक आ सकें। तो आपके पास ये तीनों जो हैं, ये तीनों एनोड्स लगे हुए हैं, ये पूरा पोर्शन एनोड का है। यहाँ से आएगी, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके अंदर से, इनको प्री एक्सेलरेट किया जाएगा। प्री ए जो लिखा हुआ है एक्चुअली एक्सेलरेटर है ये। उसके बाद जब एक्सेलरेट करेंगे तो इसके थोड़े जो फोकस है वो ख़राब हो जाएगा। तो आगे एक और एक चीज़ लगी हुई है, ये भी एनोड ही है, 3 एनोड लगे हुए हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फिर फोकस होंगे, फिर आपके पास एक्सेलरेटर आएगा जो इसकी जो वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है वो मज़ीद बढ़ा देगा। देन आपके पास 2 तरह की प्लेट्स लगी हुई है, एक आपके पास वाई प्लेट है और एक एक्स प्लेट है। एक्चुअली ये आपके पास क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। किस तरह से, ऐसे आपके पास 2 प्लेट्स ऐसे लगी हुई हैं, ये वाई वाली और एक्स वाली ऐसे लगी हुई हैं। यहाँ से आएगा और यहाँ से आते हुए किसी ना किसी डायरेक्शन में जाके आपके पास ये कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पर आएगा, और देन आपके पास ग्राफ प्रोड्यूस होगा। और किसका ग्राफ होगा, अब वो करंट का भी हो सकता है, वोल्टेज का भी हो सकता है। आपकी बुक में कुछ, आपकी जो बुक है उसमें कुछ ग्राफ्स गिवन है। जैसे अगर हम देखें एसी वोल्टेज, इस जो एसी है इसका नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आपका जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा होता है, इस तरह से। ये आपके पास क्या हो रहा है, ये करंट है और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया टाइम वेरिंग, मीन कि इनको प्लॉट करेगा ये जो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो सकते हैं। ये आपके पास किसका ग्राफ है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। देन आपके पास दूसरा ग्राफ आता है डीसी करंट का,
जो कुछ इस तरह से होता है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और लास्ट वन आपके पास वोल्टेज। वोल्टेज भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स की होते हैं, वोल्टेज की भी टाइप्स होती है, जिसमें से हम एक देख लेते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉ टूथ वोल्टेज, जिसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सॉ टूथ वोल्टेज। तो ये आपके पास क्या, कहां से ग्राफ बन के आ रहे हैं? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से, हम खुद से जनरेट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास सारी की सारी मेजरमेंट टेक्निक्स थी। इसके अलावा बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो, बहुत ज़्यादा लेक्चर लॉन्ग भी ना हो। ये सारी जो चीज़ें आपके पास यहाँ बताई गई हैं लेक्चर के अंदर, ये सारी आगे आप चैप्टर्स में सब कुछ देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको ओवरव्यू लेना है और MCQs की तैयारी रखनी है अपनी। तो ये तो उम्मीद करूँगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।